नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विशाल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स पर और मैं हूं विशाल चौहान। आज आप सबके लिए मैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का स्वतंत्र भारत में राजनीति पुस्तक, जो आपकी दूसरी पुस्तक है, उसका पहला अध्याय लेकर प्रस्तुत हूं। पहला अध्याय स्वतंत्र राष्ट्र की चुनौतियाँ या राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। जो हमारा पहला पार्ट है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, आज हम उसको बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक बिंदुवार उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है। आइए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ये राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ कब आई? जब भारत आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1415 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत स्वतंत्र हुआ। किससे? अंग्रेजी हुकूमत से। 200 साल के शासन के बाद 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत की आज़ादी की घोषणा हुई। भारत का तिरंगा चढ़ाया गया और ब्रिटिश ध्वज को नीचे उतारा गया और इस प्रकार भारत स्वतंत्र हुआ 200 साल की गुलामी के बाद। जिस दिन आज़ादी मिली 14-15 को, उसी रात संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण हुआ, जो बहुत ही फेमस भाषण हुआ, जिसको जाना जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी क्या है? ये भाषण है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो बहुत ही फेमस भाषण हुआ, जिसको हिंदी में कहते हैं चिर भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से हिंदी में इस भाषण को जाना जाता है और इंग्लिश में इसको ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है, जो कि मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा दिया गया। भारत आज़ाद हो गया, लेकिन भारत के सामने चुनौतियाँ थीं। आज़ाद तो हुआ, बड़ी खुशी थी कि आज़ाद हो गए हैं, भारत बड़ा प्रफुल्लित था, भारत के लोग बड़े खुश थे कि हम आज़ाद हो गए हैं। लेकिन भारत के सामने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां थीं कि अब अपने देश को किस प्रकार से वो बनाए। जैसे कि ब्रिटिश हुकूमत ने पूरी भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के लोगों को छिन्न भिन्न कर रखा था, भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रखा था। किस प्रकार से दोबारा से अर्थव्यवस्था को बनाया जाए, किस प्रकार से एक राजनीतिक, एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की जाए और किस प्रकार से देश को विभाजित होने से बचाया जाए, ये भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियां थी। भारत के सामने तीन प्रमुख चुनौतियां थी। पहली चुनौती थी क्या? भारत को अखंड रखना। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना। तीसरी चुनौती थी एक समान विकास। आप देख रहे हैं भारत के समक्ष तीन ये प्रमुख चुनौतियां, और भी बहुत सारी थी, ये नहीं कह सकते कि और कुछ चुनौतियां नहीं थी, ये तीन ही थी, और भी बहुत सारी चुनौतियां थी। लेकिन उन सब में बहुत ज़्यादा प्रमुख चुनौतियां ये थी, वो थी अखंड, मतलब भारत को कैसे अखंड रखा जाए, एकजुट रखा जाए, मतलब उसका विभाजन ना हो, अलग अलग हिस्सों में ना बटे, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। ये था कैसे करें, कैसे देश को विभाजन से बचाया जाए, कैसे देश के सारे लोगों को एकजुट किया जाए। ये अखंड की चुनौती क्यों थी? भारत को एकजुट रखने की चुनौती क्यों थी? क्योंकि भारत 565 से ज़्यादा रजवाड़ों में विभाजित था। भारत एक तरफ 565 से ज़्यादा रियासतें, दूसरी तरफ ब्रिटिश राज के अंतर्गत आने वाले अलग अलग राज्य,
इन सबको कैसे एकजुट किया जाए। और सबसे बड़ी चुनौती कि भारत में अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, खान पान, संस्कृति, अलग अलग प्रकार के लोग, इन सबको समेटकर एक राष्ट्र कैसे बनाया जाए, ये प्रमुख चुनौती थी। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना, क्योंकि भारत का पूरा स्वतंत्रता संग्राम में ये डिस्कस होता रहा, ये बातचीत होती रही कि जब हमारे भारत के आज़ादी के बाद जो सरकार का निर्माण होगा वो एक लोकतांत्रिक सरकार होगी, वो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी। ये पहले ही तय किया जा चुका था। तो ये भी दूसरी चुनौती थी कि किस प्रकार से देश में इलेक्शन होगा, कैसे नई सरकार का निर्माण होगा, कैसे नई सरकार काम करेगी, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एक समान विकास, ये भी तय था कि भारत में इस प्रकार से लोगों का विकास किया जाएगा, इस प्रकार से लोगों की सहायता की जाएगी, इस प्रकार से रूल एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे कि लोगों को सभी संसाधन प्राप्त हों, सभी को फंडामेंटल जो ज़रूरतें हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो प्राप्त हो जाएं। कोई भी अपने आप को अछूता ना समझे, कोई भी अपने आप को असमान ना समझे। ये एक समान विकास की बहुत बड़ी चुनौती है। ये भारत के समक्ष आज़ादी के बाद 1947 15 अगस्त के बाद ये भारत के समक्ष 3 प्रमुख चुनौतियां थीं जिसको भारत को जूझना था इनसे, और भारत जूझा भी और जीता भी। ये हम देखे बड़े खुश, 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि पे टेस्टनी हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू का, लेकिन और देश बड़ा खुश कि हम आज़ाद हो गए, लेकिन एक तरफ शोक की लहर दौड़ी हुई थी। क्या कि आज़ादी के साथ साथ भारत का विभाजन भी होना था, आज़ादी के साथ साथ भारत 2 टुकड़ों में भी बंटना था। एक तरफ स्वतंत्रता का सुख, एक तरफ स्वतंत्रता की सुखी, और दूसरी तरफ इस विभाजन का दुख, विभाजन का दर्द जिसको भारत को झेलना था। हम थोड़ा विभाजन को देख लेते हैं क्या था। जो विभाजन है, जो आपके मुस्लिम लीग के नेता हैं मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका मानना है कि भारत हिंदुओं का बहुसंख्यक देश है और अल्पसंख्यक मुसलमान हैं, जो कि उस वक्त 12% थे आज़ादी के समय, और उनको इस देश में समानता नहीं मिलेगी, असमानता का सामना करना पड़ेगा, इनको इनके अधिकार नहीं मिलेंगे, ये यहाँ अच्छे से जी नहीं पाएंगे, अपने धर्म का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। ये इन श्रीमान का मानना था, इन जिन्ना का मानना था, और इन्होंने दिया द्विराष्ट्र सिद्धांत, द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया। द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब आप समझ रहे हैं, द्वि का मतलब 2, राष्ट्र का मतलब देश, मतलब देश को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, देश को एक हिस्सा हिंदुओं को और दूसरा हिस्सा मुसलमानों को दे दिया जाए। ये इन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो। नहीं मानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नहीं माने हमारे महात्मा गांधी जी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा इसकी मांग उठी और ऐसा लगा कि अब बिना इनको ये विभाजन किए बात बनेगी नहीं, तो आखिरकार इस बात को मानना पड़ा। और ये आज़ादी के साथ साथ भारत को, ऐसा नहीं था कि भारत के सभी मुसलमान इस बात से सहमत थे कि हाँ हमें हमारा हिस्सा मिल जाना चाहिए, हमें विभाजित। पश्चिम बंगाल की तरफ या हम कहें पूर्वोत्तर राज्यों में एक हमारे जो गफ्फार खान थे, क्या अब्दुल गफ्फार खान, ये इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। ये भी मुसलमान थे, लेकिन ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत से बिल्कुल सहमत नहीं थे, जिनको ये गांधीवादी विचारधारा के नेता थे, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान को। और किस बात पर कैसे विभाजन हुआ, तय कैसे हुआ? विभाजन तय हुआ कि जिस इलाके में मुसलमान बहुसंख्यक हैं वो हिस्से पाकिस्तान कहलाएंगे,
जो हिस्सों में मुसलमान बहुसंख्यक हैं वो हिस्से पाकिस्तान कहलाएंगे। तय हुई ये बात। लेकिन जब पूरे देश का मुआयना किया गया तो देखा गया कि कहीं कोई भी ऐसा हिस्सा है ही नहीं जहां मुसलमान बहुसंख्यक हों या मतलब ज़्यादा हों, ऐसा नहीं था। तो क्या किया गया, दो हिस्से जो भारत का, एक तो इधर का पंजाब का बंटवारा कर दिया गया और इधर जो पश्चिम बंगाल जो था उसका बंटवारा कर दिया गया। बंगाल का आधा हिस्सा जो इधर बटा वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया और इधर पंजाब का जो इधर हिस्सा जो बटा वो पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। प्रश्न आता है कि भारत के विभाजन के साथ साथ किन दो राज्यों का भी विभाजन हुआ। तो आप ध्यान रखेंगे कि बंगाल का और पंजाब का, इन दो राज्यों का भारत के विभाजन के साथ साथ इनका भी विभाजन हुआ। तो इस प्रकार से भारत का विभाजन हो गया। भारत के विभाजन की बात तय हो गई। और विभाजन कैसे हुआ, जैसे कि आपके घरों में बंटवारा होता है, एक एक चीज को बांटा गया। जैसे दफ्तर में टाइपराइटर थे, टाइपराइटर बांटे गए, कर्मचारी बांटे गए, टेबल कुर्सी बांटी गई, हर चीज को दो जगह बांट दिया गया। इस प्रकार भारत का विभाजन हुआ। भारत का विभाजन हो गया, सह लिया दर्द, लेकिन किसी को आशंका नहीं थी कि इस विभाजन के साथ साथ हिंसा भी फैल जाएगी। अगले ही दिन, भारत का विभाजन होने के अगले ही दिन पूरे देश में हिंसा की खबर आनी शुरू हो गई। अलग अलग जो पाकिस्तानी इलाका था उधर से सिखों को, हिंदुओं को मार मार के भेजा जाने लगा। उधर से उनकी माँ बहनों की इज्जतों को लूट लिया गया, उनके घरों को लूट लिया गया और हजारों लोगों को मारकर ट्रेनों में भर के भेज दिया गया। जब ये चीज़ भारत के इधर के लोगों ने देखी तो यहाँ भी हिंसा भड़क गई। इस प्रकार बहुत ज़्यादा हिंसा हुई। पूरा देश, एक खुशी जो हमारी आज़ादी की थी वो पूरा मातम में बदल गया। बहुत ही बुरी तरह हिंसा हुई। महात्मा गांधी जी आज़ादी के किसी भी जश्न में, किसी भी फंक्शन में शामिल नहीं हुए। उनको दुख था भारत के विभाजन का। जब दिल्ली में टेस्टनी हो रहा था तो महात्मा गांधी कोलकाता में एक सुनसान जगह पर बैठे हुए थे और विचार कर रहे थे ये क्या हो गया मेरे देश के साथ। कोलकाता में भी हिंसा भड़की थी, लेकिन महात्मा गांधी के मौन व्रत रखने के कारण, उनकी प्रताप के कारण वो जल्दी ही शांत हो गई। इस प्रकार हमारे देश का विभाजन होता है। ये है हमारे देश का विभाजन, बड़ा ही विभत्स, बड़ा ही दुखदीय विभाजन। आजकल आप ध्यान रखेंगे, अब ये वाला जो पश्चिमी पाकिस्तान है यही केवल पाकिस्तान कहलाता है। बाकी ये वाला इलाका जो पूर्वी पाकिस्तान था, आजकल हम इसको बांग्लादेश कहते हैं। बांग्लादेश कहते हैं, बांग्लादेश। ठीक है, 1971 में ये बांग्लादेश अलग बन गया था और ये इससे मतलब पाकिस्तान से अलग हो गया था। अब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार महात्मा गांधी की मृत्यु होती है उसके बीच में, और फिर किस प्रकार से भारत के एकीकरण में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। उसके बाद जब भारत विभाजन हो गया भारत का, तो कुछ बातें तय हुई कि भारत इतना ऋण देगा या इतना पैसा पाकिस्तान को देगा, या और कुछ और भी शर्तें तय हुई। बाद में भारत सरकार हिंसा के बाद उसको नहीं मान रही थी कि हम नहीं देंगे, तो उसके और दिल्ली में भी कई हिंसाएं भड़कनी शुरू हो गई। तो महात्मा गांधी जी दिल्ली पहुंचे और उन्होंने उन चीज़ों को देखा। जब महात्मा गांधी ने यहाँ आकर भी अनशन किया, मौन व्रत रखा, और तो यहाँ की भी जो हिंसा थी वो हवा हो गई। महात्मा गांधी का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि उनको देखकर जो हिंसा थी, जो हिंसा होती थी, वो गायब हो जाती थी। तो महात्मा गांधी इस प्रकार से भारत सरकार ने भी उनकी बातें मान ली और पाकिस्तान को जो राशि तय हुई थी वो उनको दे दी गई। तो महात्मा गांधी जी अपना एक दिन
जो उनके लिए बहुत ही आखिरी प्रार्थना हुई। 30 जनवरी 1948 30 जनवरी 1948 के दिन महात्मा गांधी जी दिल्ली में प्रार्थना सभा में जा रहे थे और वहाँ से वापस आते हुए महात्मा गांधी जी को नाथूराम गॉडसे नामक एक व्यक्ति ने 3 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी और वो महात्मा गांधी का अंतिम प्रार्थना साबित हुई। उसके बाद जो हमारी पहली चुनौती थी अखंड रखने की, तो अब हम रियासतों का विलय देखते हैं कि भारत में रियासतों का विलय कैसे हुआ, या रजवाड़ों का विलय। विलय का मतलब है मिलना। किस प्रकार से भारत में रजवाड़े जो शामिल हुए, किस प्रकार से शामिल हुए। आप सबसे पहले याद रखेंगे कि भारत में लगभग 565 से अधिक रियासतें और राजा के रजवाड़े थे। 565 से अधिक, लगभग 565 से अधिक राजा के रजवाड़े और रियासतें थीं भारत में, जिनका विलय करना था। इस विलय की जिम्मेदारी दी गई सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हुए। उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप भाई क्या करेंगे, आप इन रियासतों का एकीकरण करके एक भारत बनाएंगे। ठीक, तो इन्होंने अपना काम, बाकी सारी रियासतों ने भारत में विलय आसानी से कर दिया और खुद ही कर दिया, लेकिन कुछ रियासतों ने बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। उसके बाद भारत में उनका विलय हुआ। कई रियासतें रहीं, जैसे कि जो कुछ मुख्य रियासतें थी जिनमें दिक्कत हुई, मणिपुर, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद। इन रियासतों का विलय काफ़ी मुश्किल रहा। जो भारत में विलय की समस्या, इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी थी। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे कि मणिपुर जो था, पहले मणिपुर को देख लेते हैं। मणिपुर के जो राजा थे वो थे राजा बोध चंद्र सिंह। राजा बोध चंद्र सिंह कौन थे? बोध चंद्र सिंह मणिपुर के राजा थे। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे पहले चुनाव हुआ है। भारत का सबसे पहला राज्य। किस आधार पे? सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर यहाँ चुनाव हुआ और विधानसभा चुनी गई। और इन्होंने मना कर दिया कि भाई हम स्वतंत्र रहेंगे और हम भारत में शामिल नहीं होंगे, राजा बोध चंद्र सिंह ने। ठीक है, यहाँ विधानसभा चुन गई और एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई और चलना शुरू हो गया। अब बड़ी बात तो ये कि विधानसभा में जो अक्सर लोग थे वो भारत में मिलना नहीं चाहते थे। विधानसभा के सदस्य जो थे वो नहीं चाहते थे कि वो भारत में मिले। तो बड़ी समस्या कि कैसे अब मणिपुर का कैसे विलय हुआ भारत में। तो क्या किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बात की राजा बोधचंद्र से बात की और कहा कि भाई हमें कुछ विषय, जैसे कि विदेशी मामले हमें दे दो, विदेशी मामले, संचार और मुद्रा, ये सब हमें दे दो। और सुरक्षा जो होती है, सुरक्षा हमें दे दो, बाकी तुम खूब अपना रहो।
बाद में धीरे धीरे ऐसी बात होती होती राजा बोधचंद मान गए, बोधचंद सिंह मान गए और मणिपुर का विलय हो गया भारत में। मणिपुर का विलय हो जाने के बाद तो जो लोग नहीं सहमत थे इस चीज़ के, उन्होंने बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई उनको, उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया इस चीज़ का, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। इसकी वजह से मणिपुर में आज भी कुछ ऐसे, हम कहते हैं ना, कुछ ऐसे लोग दिखते हैं जो इस चीज़ का विरोध करते हैं कि हम भारत में सम्मिलित नहीं। दूसरी जो रियासत है हमारी जूनागढ़। जूनागढ़ आपको पता ही है कि पाकिस्तान के गुजरात की तरफ, पाकिस्तान के थोड़ा सा समीप पड़ती है। उन्होंने कह दिया था कि भाई हम भी स्वतंत्र रहेंगे। और बड़ी बात तो ये कि अंग्रेज एक बीज बो के चले गए थे कि आप लोग भारत में रह सकते हैं, पाकिस्तान में जा सकते हैं, या फिर स्वतंत्र भी रह सकते हैं। इसकी वजह से ये दिक्कत हो रही थी। तो आप एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पर जो सबका विलय हो रहा है, तो एक पत्र है जो विलय करता है, उस पर एक साइन करवाया जाता है, जिसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है विलय पत्र। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करा लिए जाते हैं और उसके बाद उसका भारत में विधिवत औपचारिक रूप से विलय हो जाता है। जूनागढ़ में भी ऐसा हुआ। तो जूनागढ़ को भी आंख दिखाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और आखिरकार जूनागढ़ ने भी अपना विलय कर दिया। जम्मू कश्मीर का विषय थोड़ा अलग है, उसको थोड़ा बाद में देखते हैं। हैदराबाद को देखते हैं। हैदराबाद ने कह दिया कि भाई हम भी स्वतंत्र रहेंगे। अब हैदराबाद को आप देखो, हैदराबाद में राजा को निज़ाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निज़ाम। जो वहाँ का निज़ाम था उसने ये ऐलान कर दिया कि हम भाई स्वतंत्र रहेंगे, हम भारत में मिलेंगे नहीं। अच्छा, जब ये बात कही गई, और एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर राजा तो मुस्लिम है, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा संख्या है या कहें बहुसंख्यक जो हैं वो हिंदू हैं। मतलब निजाम नहीं चाह रहा है भारत में मिलना, लेकिन जनता चाह रही थी कि हम भारत में सम्मिलित हो जाएं। लेकिन सम्मिलित हो जाएं तो फिर क्या हुआ, इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा निजाम से कि हाँ भाई बताओ शामिल होना चाह रहे हो। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, 1 साल के लिए यथास्थिति हमें दे दो, मतलब जैसा भी है ऐसा हमें थोड़ा 1 साल सोचने समझने का टाइम दे दीजिए, उसके बाद हम आपका कर लेंगे। अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है 1 साल का टाइम ले लो। अब 1 साल का टाइम लिया गया। उस 1 साल के दौरान हैदराबाद में आंदोलन शुरू हो गए। आंदोलन कौन करने लगी? महिलाएं और कांग्रेस। ये आंदोलन करने लगी किसके पीछे? क्योंकि महिलाओं के ऊपर ये आरोप था कि निजाम बहुत अत्याचार करता है और अपनी जनता के ऊपर बहुत अत्याचार करता है। जब ये आंदोलन बहुत ज़्यादा भड़कने लगा तो इस निजाम ने आदेश दिया किनको? जो वहाँ के अर्धसैनिक बल थे, जिनको कहा गया रजाकार, जो अर्धसैनिक बल के नाम से, मतलब जो जैसे हमारे होते हैं ना, ये खैर पहले ये जो रजाकार थे वो वास्तव में एक जो मुस्लिम सेना कह सकते हैं वो थे, जिन्होंने इन पर बहुत अत्याचार का, बहुत मारपीट किया। जब ऐसा पता चला तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चला कि भाई ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने फिर वहाँ पर रातों रात सेना भेजी गई। किस ऑपरेशन के तहत हैदराबाद को किया गया? तो ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। सेना गई तो 3 दिन में सबको समेट दिया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन हो गया और निज़ाम भाग गया हैदराबाद को छोड़कर। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, राजा हरी सिंह यहाँ के राजा थे और उन्होंने कह दिया था कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम नहीं मिलेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर पे पाकिस्तान के जो आतंकवादी कह सकते हैं उन लोगों ने उन पर आक्रमण कर दिया। फिर भारत से सुरक्षा की मांग की राजा हरी सिंह ने तो भारत ने उनकी मदद की और फिर उन्होंने उस पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया और फिर भारत में जम्मू कश्मीर विधिवत रूप से सम्मिलित हो गया। ये यहाँ का सब में वही हुआ है। तो इस प्रकार से इनका
हमारे देश में रियासतों का मिलन हो गया है, विलय हो गया है, रियासतें हमारे देश में मिल गई हैं। आगे सबसे बड़ी बात थी राज्यों का गठन। भारत की लोगों ने आज़ादी के समय ही, स्वतंत्रता संग्राम के समय ही, जो 1920 के नागपुर अधिवेशन में ये तय हो गया था कि भारत का जो राज्यों का गठन होगा, वो राज्यों का गठन किस हिसाब से होगा? भाषा के आधार पर। लेकिन आज़ादी के बाद भारत की सरकार नाट गई, मना कर दिया कि हाँ भाई भाषा के आधार पर नहीं होगी। क्यों? इनके मन में डर था कि जिस प्रकार भारत का पाकिस्तान और इनमें विभाजन हो गया, तो ये भाषा के आधार पर भी भारत विभाजित ना हो जाए। ये इनकी सही बात थी। इनका दिमाग में ये चल रहा था कि अगर भारत का विभाजन ये भाषा के आधार पर भी हो गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, भारत की अखंडता में बहुत दिक्कत आ जाएगी। लेकिन भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए बहुत ज़्यादा मांग उठनी शुरू हो गई, आंदोलन होने शुरू हो गए। और ये आंदोलन उठने शुरू हुए दक्षिण से, भारत के दक्षिणी भाग से, मद्रास से। मद्रास क्या था? जो आजकल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये दोनों मिलकर उस वक्त मद्रास हुआ करते थे। मांग उठने लगी आंध्र प्रदेश बनाने की, तमिलनाडु बनाने की, कि भाषा के आधार पर अलग कर दीजिए। लेकिन भारत सरकार नहीं मान रही थी, क्योंकि उनको डर था, वही नहीं मानने को तैयार। अच्छा भाई नहीं मानोगे? नहीं। खूब आंदोलन हुआ, डट के आंदोलन हुआ, लेकिन भारत सरकार नहीं, हाँ ना हमें कोई जवाब नहीं दे रही है। अच्छा नहीं दे रहे हो तो गांधी जी का तरीका अपनाया। गांधी जी के विचारों को मानने वाले पोट्टी श्री रामुलु नाम के एक नेता हैं। पोट्टी श्री रामुलु, ये अनशन पर बैठ गए। जैसे गांधी जी बैठ जाते थे ना अनशन पे, उसी प्रकार से पोट्टी श्री रामुलु अनशन पे बैठ गए कि भैया हम तभी उठेंगे और तभी खाना खाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जब तक आप भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश नहीं बनाते। अच्छा 56 दिनों तक, 56 डेज तक ये अनशन पर बैठे रहे, भूख हड़ताल करते रहे, और 56वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। किनकी? पोट्टी श्री रामुलु की अनशन करते हुए। जब ये हुआ तो पूरे क्षेत्र में हिंसा फैल गई, मार काट शुरू हो गई। अंततः भारत सरकार को ये बात माननी पड़ी और 1952 में, 1952 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया। प्रश्न आ जाए कि भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य, वो आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश बनाया गया उस प्रकार। जब एक का कर दिया तो हमारा क्यों नहीं करोगे? जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया तो देश के अलग अलग राज्यों में भी मांग उठनी शुरू हो गई कि भैया हमारा भी। गुजरात, जो सौराष्ट्र था, जो गुजरात और महाराष्ट्र मिला करता, वहाँ से मांग उठने लगी कि भाई महाराष्ट्र वाले मराठी लोग अलग, गुजराती लोग अलग चाह रहे थे। अलग अलग मांगें उठनी शुरू हो गई। ये पंजाब से, पंजाबी अलग और हिमाचली अलग, और पंजाबी और हरियाणा का अलग अलग, इनका मांग उठनी शुरू हो गई। लेकिन जब ऐसी मांग उठनी शुरू हुई तो सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की 1993 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। उसने ये देखा कि हाँ भाषा के आधार पर ही करना ठीक है या नहीं है, तो उसने अपनी रिपोर्ट दी और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ।
ध्यान रखना, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई है और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ, जिसके तहत 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, इस 1956 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया उसमें 14 राज्यों को और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को भाषावार विभाजित कर दिया गया और इस प्रकार से इनका राज्यों का पुनर्गठन हो गया। बाद में भी आप देखते हैं तेलंगाना बाद में बनता है और आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश टूटकर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बनता है, आप देखते हैं कि बिहार टूटकर झारखंड और बिहार बनता है। ऐसे कई राज्य बनते रहे बाद में और भाषावार गठन हुआ और उससे भारत की एकता जो विभिन्नता में एकता को और बल मिला, ना कि भारत विभाजित हुआ और भारत की डेमोक्रेसी बहुत अच्छे तरीके से चलनी शुरू हो गई। ये था हमारा पहला चैप्टर। इसमें हर एक बात को बेहतर तरीके से एक ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे आशा है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यदि कोई बिंदु आपको समझ नहीं आया या मैं जल्दी में बोल गया हूं तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं और यदि आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।